सभी साथियों को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 3। जैसा कि अगर आपने ये तीसरा लेक्चर है, अगर आपने पहले की दो वीडियोस देख ली हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड, तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए चल रही है। ऑल स्टेट में जितने भी पीजीटी वगैरह होते हैं, या अगर आपके यूकेपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह में जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम आते हैं, या पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम होता है, तो जितने भी स्टेट्स में ये चलते हैं, और उसके साथ साथ ही जैसे केवी हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, या डीट प्लस बी या आश्रम पद्धति में जो एग्जाम हो गया, ईएमआरएस का जो एग्जाम वगैरह होते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, इन सब में क्या है, ये वीडियो सीरीज या ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये टू द पॉइंट लेक्चर बनाए गए हैं, टू द पॉइंट जैसे प्रीवियस ईयर में आते हैं। तो मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने पहले के दो लेक्चर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप पहले वो दोनों लेक्चर पढ़ लेना, उसके बाद से इस लेक्चर को स्टार्ट करना। जैसे हमने कल जो अभी तक प्रीवियस ईयर में लेक्चर हो चुके हैं, उनके बाद में मैंने आपको कल बताया था कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि आगे हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी में बहुत बार पीछे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज वगैरह में पूछा गया है कि ये इसका क्या लेना देना है, किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, वो भी मैंने इसके लिए बना रखे हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछता है, वो सारी तरीके से मैंने इसमें बना रखे हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ये क्या है, क्या बोलता है। तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position, ये ध्यान रखना, exact position and exact momentum, exact position और exact momentum की जगह अगर आप वेलोसिटी याद रखो ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ, अगर आपको ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, और ये मूव कर रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इनका कहने का मतलब है कि इसकी सपोज करो मैं एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम इसका कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। ये अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम में कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। और आपने अभी कल जो लास्ट वाला लेक्चर देखा था, उसमें रदरफोर्ड का जो मॉडल था, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें क्या हुआ था, हमने हमने सब कुछ उसका क्या, उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली थी, रेडियस भी कैलकुलेट कर ली थी, और क्या एनर्जी वगैरह भी कैलकुलेट कर ली थी। ये सब कुछ क्या कर लिया था हमने, कैलकुलेट कर लिया था। तो जो कि क्या, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड के मॉडल के लिए, वो यही था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये सही है, ड्रॉबैक किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल में, जो हमने क्या लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे अभी आगे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को मैंने आपको बताया था, डेल्टा पी हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ। डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू, सॉरी, डेल्टा पी या डेल्टा पी बराबर होता है एम इंटू डेल्टा वी। अगर हम पी बराबर पढ़ते हैं तो पी क्या होता है हमारे पास, एम वी के बराबर होता है। जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी। यानी कि क्या, या तो पोजीशन को ही हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट मोमेंटम को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसी ना किसी एक में क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो या तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगा, आपका मोमेंटम में आ जाएगा। और एच की वैल्यू मैंने कल भी आपको बताई थी कि एच क्या है, एक प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, और ये मैंने स्टार मार्क करके पॉइंट दे रखा है, दिस प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ, कि डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज बोहर ऑर्बिट में। तो ये जो बोहर का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था, वो इसी हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को उसने क्या कर दिया था, कि इसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा उसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अगर आप देखो, जैसे सपोज करो उन्होंने क्या बोला था, यहाँ न्यूक्लियस है, और ये क्या है, सर्कुलर पाथ, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये बोला गया था किसके द्वारा, बोहर के द्वारा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तो ये जो डेफिनेट पाथ वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या किया, ये खत्म हो जाता है किसकी, किसके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि डेफिनेट पाथ नहीं हो सकते। समझ में आई बात, भाई इतना ही आपको ध्यान रखना है।
ये कल जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके बेसिस पे क्या हो गया, ये उसका बेसिस मैंने बता दिया, ये मैंने कल भी बताया था। कल मतलब लास्ट वीडियो जो हुई थी आपकी लेक्चर नंबर 2 में भी ये चीजें आपकी डिस्कस हुई थी। इसके बाद में हम इसका देखते हैं कि इसके क्या है, कि किस टाइप से ये चलता है, क्या चीजें इसमें आगे बढ़ती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एग्जाम में कैसे आते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो ये सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या, हर जगह काम करेगा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल लगता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लगता है। जैसे क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक में आपने जो बहुत स्मॉल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये नेग्लिजिबल होता है किस चीज के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जब जो बड़ी चीजें हैं उनके लिए क्या होता है, उनका मास ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मास ज्यादा होने की वजह से उन पे ये नहीं नहीं लगता है। तो अब ध्यान रखना, मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखा है कि एग्जाम में क्या है। ये तो हमने पढ़ ली राम कथा, ठीक है। अब हमारे पास आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई एग्जाम में, पीजीटीज वगैरह में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन जो बहुत बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि मतलब अगर आपको आता है तो मतलब आपने इसके बारे में पढ़ा है बढ़िया तरीके से, कि आपको इसकी नॉलेज है अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं, मतलब मुझसे भी कभी लोग, काफी लोगों ने पूछा है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जा सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये इसी जो हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी से सॉल्व हो सकता है। आपको मैंने बताया था जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर के करीबन होता है, अप्रोक्सीमेट का साइन देर का। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो डेल्टा एक्स जो उसकी पोजिशन का होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे उसकी डेल्टा वी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी थी। अब हम क्या करेंगे, इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या डेल्टा एक्स मिल गया, ठीक है। पोजीशन का हमें पता चलेगा कि कहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर के अंतर्गत है, क्योंकि उसका साइज ही इतना है कि वही होगा इलेक्ट्रॉन। तो हम डेल्टा वी को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा वी एच की वैल्यू आपको पता है 4 पाई, और एम की वैल्यू भी हमें पता होती है। डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये बता दिया कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का साइज इतना ही होता है। अब एच की वैल्यू आपको पता है, ये प्लांक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 22.7, मास होता है 9.10⁻31 kg। डेल्टा एक्स आपको 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर आपका ये आ जाता, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आता है आपका डेल्टा वी की जो स्पीड आती है वो आती है 5.79 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड आती है। जो आप मान के चलो कि जो प्रकाश की स्पीड है, प्रकाश की स्पीड मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी मैंने आपको, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या ये मैंने आपको बताया था, जो सी बताया था, जो बताया सी बताया 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड बताई थी। अब आप ये बताओ कि क्या, कि ये जो स्पीड है वो क्या होगी, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जा रही, ये जो स्पीड आ रही है, ये जो वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। इसलिए क्या होगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो इससे मतलब लाइट की स्पीड से भी क्या, बहुत दुगनी स्पीड से चल रहा है, दुगनी क्या कई गुना स्पीड से चल रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। ये किसके उससे पता चल जाता है हमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू की, पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी केमिस्ट्री में, जो मैंने देखा कि काफी जगह पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज, ऑलवेज की बात हो रही है, हमेशा कितना होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन एच, क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इतने के बराबर ही होगा, ठीक है ना। जीरो इक्वल टू एच भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, इनफाइनाइट कुछ नहीं होगा, ऑलवेज कितना होगा, इतना ही होगा। एक यूपीपीसीएस का जो पुराना पीजीटी हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ, किसकी नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है। अभी मैंने बताया, अभी जो मैंने वो एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी भी नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। प्रोटॉन की बात नहीं करी, न्यूट्रॉन की बात नहीं करी, किसकी बात करी थी मैंने, इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में आया था पहले या आगे आ सकता है कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज जीरो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया गया है, लॉजिकल बनाया गया है, कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज, ठीक है। अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, जीरो है, तो ठीक है,
मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर एक में अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है तो दूसरे में अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। इसको आप टॉपिक को पढ़िए, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। कभी कभार 4 नंबर भी आ जाता है, लेकिन 2 नंबर तो इससे फिक्स होता ही होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट सेलिंग टॉपिक है, क्वांटम नंबर। ठीक है, कल या जो लास्ट लेक्चर हुआ था, जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा, उसके बारे में कल मतलब जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दी थी। लास्ट लेक्चर के बारे में मैंने क्या दी थी, थोड़ा बहुत आपको डिटेल दी थी कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो मैंने इसके बारे में जो बनाया है, जो शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि क्वांटम नंबर ये भी एक टाइप से क्या है, ये भी एक टाइप से क्या है, मॉडल है। ये भी एक टाइप से क्या है, मॉडल है। किसका मॉडल है ये भी मॉडल है। जैसे हम लोग, जैसे हमने मॉडल बनाया थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, क्वांटम मॉडल बोल के नाम पे चलते हैं। लेकिन इसका जो फेमस नाम है, जो फेमस जिस नाम से प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं हम लोग ना फेमस नाम, वो है क्वांटम नंबर। और कितने होते हैं, ये 4 होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हमें ढूंढना है कि कहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन भाई, तो पता करना पड़ता है। तो हमारे पास इसके लिए क्या है, ए सेट ऑफ 4 नंबर यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग, जो मैंने बोला था 4 नंबर, इससे हमें पूरा पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम ढूंढते हैं ना किस शहर में रहता है, कौन सी गली में रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई पर्टिकुलर कि भाई इस जिले में रहता है, फिर उसमें जिले में क्या होते हैं, शहर होते हैं छोटे, कि उस शहर में रहता है। शहर में हम पूछते हैं भाई कि किस मतलब बोलते हैं गांव पूछ सकते हो आप लोग, या जो छोटे छोटे गांव बने होते हैं वहां, क्या कॉलोनी में, किस कॉलोनी में रहता है। अब उस कॉलोनी में क्या होता है, चौथा पॉइंट क्या हो गया कि किस घर में रहता है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया, क्या बोलते हैं, जैसे हम मैं 4 की बात करता हूँ, 4 में क्या क्या आता है, पहले आता है आपका एन, दूसरा आता है एल, तीसरा आता है एम, और चौथा आता है क्या, आपका एस। एन को आप मान के चलो कि भाई कौन से जिले में रहता है, ये जिला मान के चलो कि कौन से जिले में रहता है, जिला मान के चलो। एल का मतलब क्या मान के चलो आप लोग, जिला के बाद में क्या आ जाएगा आपके, कौन से शहर में रहता है। ठीक है, शहर के बाद में मान के चलो कि कौन सी कॉलोनी या गांव मान लो आप कहाँ रहता है, और कॉलोनी के बाद में क्या आ जाएगा आपके, कौन से घर में रहता है। समझ में आ रही बात। तो इस टाइप से मैंने इसको एक ट्रिक बना रखा कि 4 आपको किस टाइप से डिजाइन डिजाइन मतलब किस टाइप से आपको पढ़ना है। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मेन सेल को। मेन सेल को क्या, के एल एम एन एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बताता है, मेन सेल की बात करता है, के एल एम एन की बात करता है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 और इंटीजर वगैरह, मतलब एक एक दो तीन चार हो सकती है, लेकिन पॉइंट में नहीं होगी। और यहाँ से लेकर कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। एनर्जी क्या होती है, जिसकी एनर्जी मतलब अगर एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, एक इलेक्ट्रॉन में कितने सेल हो सकते हैं, ये 2n² हो सकते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लेना। तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, आपको ध्यान रखना है क्या बताता है, मेन सेल के बारे में बताता है। ठीक है, और अगर जितना बड़ा सेल होगा वो साइज ऑफ ऑर्बिटल का भी उतना ज्यादा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादातर बताता है कि कौन सा सेल नंबर है। अगर के होगा, के एल एम एन, तो के कौन सा नंबर का सेल होगा, पहले नंबर का। अगर एल होगा तो कौन सा नंबर का, 2। एम की मतलब 3, और एन का मतलब 4 या 4। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है कौन सा वाला, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है हमारे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या, दूसरा है हमारे पास में एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, पहले वाले को क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से करते थे, इसको क्या स्मॉल एल से करते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है सबसेल को। सबसेल को इंडिकेट करता है कि एस पी डी एफ एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल किस टाइप का होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट बताया, 0 to n-1। क्या होता है इसकी वैल्यू, 0 to n-1। अब अगर एल की वैल्यू 0 आएगी तो क्या होगा, एस होगा। एल की वैल्यू 1 आएगी तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी। और ठीक है, पी सबसेल, हम ऑर्बिटल बोल देते हैं लेकिन सबसेल की बात करेंगे हम लोग। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, डी आएगा, और एल की वैल्यू 3 आएगी तो क्या, एफ। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, तो ध्यान रखना ये सबके सब क्या आते हैं हमारे पास में, एक जैसे हम बोलते हैं, जैसे अभी हम आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा तो स्पेक्ट्रम के रूप में आते हैं। तो इसको एस का मतलब, एस कहाँ से लिया गया, स्पेक्ट्रम में जो 7 लाइन आती है उससे 7, ये प्रिंसिपल आती है, डिफ्यूज और ये फंडामेंटल, इनसे जो पहला वर्ड है वो ले लिया गया, एस पी डी एफ, ये यहाँ से लिए गए हैं।
ठीक है, तो ये है हमारे पास में फॉर्मूला, याद रखना 0 to n-1। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा कि ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होगा √L × L+1 .h/2 पाई। ठीक है, और ध्यान रखना ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड नहीं करता। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना √L × L+1 × h/2 पाई। ठीक है, तो दो पॉइंट नंबर हमने पढ़ लिए हैं, और ये नोट्स आप बनाते हुए चलें, साथ साथ में आप क्या करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में दो और बन जाती हैं, दो और बच जाती हैं कि क्या, तीसरा है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या, एमएल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत सारी जगह पे एम से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चॉइस आपकी है। कुछ जगहों पे एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगहों पे एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मेरे हिसाब से आप एम से, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट मान के चलिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ये इंडिकेट क्या करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ये इंडिकेट करता है कि किस ओरिएंटेशन में है। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, फॉर्मूला -L से क्या होता है, 0 के साथ में +L तक होता है, और टोटल ऑर्बिटल इन सबसेल क्या होता है, 2L+1। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहीं पे लिख दिए हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आपको नोट्स बनाने हैं कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहीं पे लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की बात हम करते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज है, किस टाइप से आपका चलेगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर में जो ध्यान रखना, ये इसको कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है एमएस की तरीके से, या कुछ इसको सीधा एस के तरीके से भी रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो चॉइस आपके पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना चौथा होता है लास्ट क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है स्पिन की डायरेक्शन को, स्पिन की डायरेक्शन को। इसके वैल्यूज होते हैं +½ और -½ तो ध्यान रखना ये जो +½ को मतलब ऊपर की ओर डायरेक्शन है, ये गाइडलाइन है, बस सिंपल सी बात। और ये क्या है, -½ का मतलब क्या है, नीचे की ओर डायरेक्शन है, ये गाइडलाइन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ऊपर वाला क्या होगा प्लस में होगा, नीचे वाला क्या होगा -½ का, बस सिर्फ गाइडलाइन है कि अगर आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये +½ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये -½ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, और इसमें मेन क्या है हमारे पास में, तो इसमें मेन है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, लेकिन वो क्या होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगर ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी ये इस टाइप से रहते हैं। और ऐसा आपने देखा होगा ऑर्बिटल के अंदर ऐसे हम भरते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, आपने कई बार भरा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका जो ट्रिक बना रखा है वो ट्रिक आप समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर सपोज करो, इसकी पूरी समरी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको एकदम बिल्कुल इस जो टेबल है मेरे पास, इस टेबल से मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है, किस टाइप से है। तो अगर सेल, अगर n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो आपको पता है जो सब सेल l होगा, l की वैल्यू क्या बोला था मैंने, l की जो वैल्यू बोली थी n-1 बोली बोली थी। तो अगर l की वैल्यू, n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगी। तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, s। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, अगर l की वैल्यू क्या आती है, 0 1 2 3, तो 0 के लिए मतलब क्या आता है आपका, 0 के लिए आता है s, आप इसको सबसेल बोलो या ऑर्बिटल बोलो। 1 के लिए क्या आता है आपका p, 2 के लिए क्या आता है आपका d, और 3 के लिए क्या आता है आपका f। ये आपके पास में आएगा। ठीक है, तो एस एक ही ऑर्बिटल आएगा तो क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा, 0 के लिए क्या आएगा एस। अब इसमें आपको पता है एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कल हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया था। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें। ठीक है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, इस टाइप से हम ऑर्बिटल लेके चलते हैं कि एक ही ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, अभी बताया मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एक अगर ऊपर की साइड आएगा तो एक क्या होगा, नीचे की साइड में एक की +½ तो एक की -½ तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2n² वाला फॉर्मूला, अभी बताया था कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो एक का स्क्वायर कितना, 2 × 1 क्या होगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा। तो ये 2 आपको पता है, ये 2 हमारा आ गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल नंबर
2 की। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू n-1 क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हमको पता है 2 है, ठीक है। तो l बराबर हम यहाँ पे अगर हम l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो n-1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं 2 के लिए निकाल देता हूँ, 2 के लिए मैं वैसे समझा दूँ, 3 के लिए मैं निकाल दूंगा। n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n की वैल्यू है हमारे पास में 2, n की वैल्यू कितनी है? 2, -1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो l बराबर क्या होगा? n-1, n-1 है तो n की वैल्यू क्या है? 2 - 1, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो 1 की लिखने से पहले क्या हो जाएगा? 0 भी उसमें इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? s को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? p को। तो वही हमारे पास यहाँ पे आ रखे s और p, ये 0 और क्या 1, 0 के लिए s और 1 के लिए p, ठीक है। अब आपको पता है s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, ठीक है। तो s में मैं अगर यहाँ पे बना दूं, ये s का ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और p में कैसा होता है आपका? 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से। अब आप बोलोगे सर कि ये एस में, एक क्वेश्चन और किसी के माइंड में अगर है, ठीक है, एस में एक ही क्यों बनता है और पी में 3 क्यों बनते हैं? तो मैंने आपको बताया था, एमएल की वैल्यू हम बात कर लेते हैं। एमएल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? +L 2 - L ये होती है। तो जीरो के लिए तो जीरो ही रहेगी, तो जीरो के लिए मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक ही डब्बा बनेगा। पी के लिए क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या होगी? +1 0 - 1, तो इसके लिए कितने डब्बे बनेंगे? 3 डब्बे बनेंगे। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ध्यान रखना है कि एस में क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं आपके? 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर लो तो इतना तो आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए? यहाँ हो गए, तो 6 और 2 कितने हो गए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अगर n की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 3 के लिए भी हम सेम टू सेम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो l की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो l बराबर क्या होगा? n-1, ठीक है। तो n-1 क्या होगा? या मैं आपको एक बता दूं, 0 to n-1 लिखते हैं, ज्यादा सही है कि यहाँ पे L बराबर 0 to n-1 चले तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 0 to n-1 अगर आपको रहेगा तो आपको लिए ज्यादा सही सूटेबिलिटी रहेगी। यहाँ पे भी मैं इसको हटा देता हूँ। n की जो L की वैल्यू है वो क्या है? 0 to n-1 की हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो 0 तो रखेंगे ही रखेंगे। n-1 क्या हो जाएगा? 3 में से एक गया क्या? 2 आ जाएगा, तो उसके बीच में 0 1 और 2 आ जाएंगे। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई है, एक आ गई है, और एक क्या आ गई है हमारे पास में? एक हमारे पास आ गई है 2 आ गई है वैल्यू। एक 0 आ गई, एक 1 आ गया, और एक क्या आ गया? 2 आ गया। तो 0 के लिए आपको पता है कौन सा ऑर्बिटल होगा? S। 1 के लिए क्या होगा? P। और एक 2 के लिए क्या होगा आपका? D होगा, ठीक है। S में आपको पता है एक ऑर्बिटल बनता है, ये पहले से पता है। P में कितने बनते हैं हमारे पास? 3 ऑर्बिटल बनते हैं। और D में मैं यहाँ पे बना देता हूँ, D में कितने बनते हैं हमारे पास? 5 ऑर्बिटल बनते हैं। ये हम कल भी सीख चुके, मतलब लास्ट वाली क्लास में भी सीख चुके थे, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। डी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं आपके पास? 5 ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 हो गए। और यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। और आपके लिए मैं आज यहीं पे एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में क्या है? अगर n की वैल्यू 4 है, क्या है n की वैल्यू 4, तो आपको उसके लिए सबकी वैल्यू निकालनी, l की भी निकालनी, m की भी निकालनी, और s की भी निकालनी। इन सब की वैल्यू आपको निकालनी। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आगे, या कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एग्जाम का जो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, इतना डिटेल में क्या पूछा जाता है, कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो एग्जाम के ट्रिक्स में मैंने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर को मैंने स्टडी किया है बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें क्या है कि पहला जो होता है कि एक इस चीज को ध्यान रखना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम
दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये कंफ्यूजन मत रखना, मैंने आपको बोला था कि अगर सपोज करो ये डी का डब्बा है, तो ये डी आप लोग सोचते हो कि ये डी ऑर्बिटल है, हम इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? डी ऑर्बिटल बोल देते हैं। ये डी सबसेल है, इसमें जो एक डब्बा है इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, डी का ऑर्बिटल होता है, हम बोल देते हैं डी ऑर्बिटल है ये। तो ये एक डब्बा है, एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ध्यान रखना, ये मत बोलना कि डी ऑर्बिटल में हम क्या बोले, सबको कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ट्रिक करके पूछ दे कि एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, तो आप ये मत बोलना कि हमें ऑर्बिटल दिया ही नहीं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर वो पूरा पूछता है कि एस में कितने, पी में कितने, तो डी में कितने, तब उसने क्या कर दिया, पर्टिकुलर सबसेल में पूछ लिया। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा है वो मैं बता रहा हूं आपको कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, वो ये वाला होता है 2 × 2l+1। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, एंगुलर नोड के बारे में आता है। वो क्या होता है? एंगुलर नोड एल होता है, और रेडियल नोड क्या होता है? n-l-1 होते हैं। इन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट, इस पर तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रेडियल नोड प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है पीजीटी में। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे, मतलब जो मैं मान के चलूं कि सबसे बेस्ट टॉपिक है एग्जामिनर का, इसको इसमें से क्वेश्चन देता है कि रेडियल नोड निकालो भाई, इसमें कितना आता है। ठीक है, एन आपको पता है, एल मैंने आपको समझा दिया है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या क्या चीजें आ रखी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। क्वांटम नंबर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको यूकेपीएससी में किस टाइप से क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, विच सेट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट आपका जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया था, हमारे पास में क्या है? एन, एल, एम और एस है। आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, एन क्या है, एल क्या है, एम क्या है, और क्या है? एस क्या है। तो एन की वैल्यू आपको पता है कि ये क्या हो सकती है? 1 से लेके 1 2 3 से लेके क्या इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। एल मैंने आपको बताया था 0 to n-1, यही होगा। और एम की वैल्यू क्या होती है? +L to -L। और एस की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस हाफ हो सकती है, और क्या हो सकती है? माइनस हाफ हो सकती है। बस यही हो सकती है। अगर आपको ये चारों पॉइंट याद हैं, तो क्वांटम नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मतलब आप क्वांटम नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन बना देता है। एन की वैल्यू 3 है यहाँ पे पहले में। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है? 2 है। अब ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना कि नॉट पॉसिबल बोल रखा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। विच सेट इज नॉट पॉसिबल, विच सेट इज नॉट पॉसिबल बोला है, ये नहीं बोला कि कौन सा पॉसिबल है। और मैंने दो ही एग्जांपल दिए कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करिए अभी, मैं पहले कि आपको समझा दूं। तो एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू +1/2। तो ये तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें देखो, एन की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू क्या? 2। तो मैंने आपको बताया था कि एल की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 से लेके क्या होगी? n-1 होगी। तो यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया। तो ये वाला जो क्वांटम नंबर का सेट है ये पॉसिबल नहीं है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्या पूछा गया है? नॉट पॉसिबल पूछा गया है। यहीं पे क्या करता है, वो गेम खेलता है एग्जामिनर। यहीं पे ऐसा होता है कि किसी को सिलेक्शन मिल जाता है और किसी को सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। यही होता है, क्योंकि क्या, आपको 3 आवर में एटलीस्ट 180 के करीब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यानी कि मतलब क्या, 1 मिनट का समय मान के चलो आप, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या 1 मिनट होता है, या इससे भी कम होता है, 1 मिनट और इज लेस, इससे भी कम का टाइम होता है। तो जो जितने अच्छी तैयारी करके जाएगा, जो जितना अच्छा कॉन्सेप्ट को सीख के जाएगा, तो वही चीजें मैं इसमें सिखा रहा हूँ कि मैंने इतने एग्जाम में जितना भी पैटर्न देखा है, पूरे जितने भी पीजीटी होते हैं, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी पीजीटी होते हैं, उनमें क्या होता है, सेम सेम पैटर्न, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करके चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का उनका पैटर्न क्या है, एक जैसा ही होता है, कि थोड़ा सा ट्रिक से पूछ लेते हैं। और अंतर सिर्फ यहीं पे आता है कि किसी ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, कोई हड़बड़ी में पढ़ते हुए चला। तो यही चीजें आपको अपनी पक्की करनी है, वरना क्या है, आज अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास में क्या एमएससी की डिग्री है, मतलब आपने बीएससी ग्रेजुएट किया, आपने फिर एमएससी करी, पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा, फिर आपने क्या 2 साल बीएड भी किया होगा, कहीं कहीं बिना बीएड के भी होता है। लेकिन आपने क्या 4 5 साल 11वीं 12वीं से लेके, और अगर हम एमएससी तक बात करेंगे, तो हम अगर सिंपल यहाँ भी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो हमने 7 साल तक केमिस्ट्री पढ़ी है। लेकिन क्या होता है कि हम वो चीजें क्या कर देते हैं, एग्जाम में कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। तो वही चीजें, यही
ये मेरा इन वीडियोस को बनाने का जो उद्देश्य, मेन पर्पज यही है कि सब लोगों को ये पता चल जाए, लाभ हो जाए कि मतलब हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको कौन से पार्ट पे फोकस करना है, किन टॉपिक पे फोकस करना है। वरना क्या है, केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारा। अगर आप सारा सब कुछ याद करके जाओगे तो वहां पे आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, कौन सा नहीं आ रखा है। और दूसरी बात यह है कि 1 मिनट के अंतर्गत आपको क्या, क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, और दूसरी बात आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते हो तो क्या आप पीछे हो जाओगे। ज्यादातर पीजीटी में यही एक मतलब 1 मिनट का ही टाइमिंग मिलता है पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे ज्यादा टाइमिंग नहीं मिलता है जनरली। और अगर क्वेश्चन को टाइमिंग बढ़ा देते हैं तो क्वेश्चन पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं वो। लेकिन मैंने देखा है जब भी जितना भी है वो सिर्फ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते, यहाँ पे कुछ ऐसा कीवर्ड डाल देंगे कि मतलब क्या, कि अगर आपने जल्दबाजी में नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, आपकी गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान ध्यान देते हैं। तो आप इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं किस चीज से, प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्या, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, PYQ लगाने हैं, वह इतना ही आपको काम है और आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अब आपको बताया था कि कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, तो अभी बताया था कि कितना आएगा आपके पास में। तो अभी हमने फॉर्मूला, अभी एक फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, क्या था, L × L+1 इंटू कर लो या डॉट लगा लो H/2 पाई था। अब देखो फॉर्मूला तो था ये, लेकिन पूछा है किसके लिए, पी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है। तो पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो होती है 1। ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, पी के लिए वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है 1 और 1+1, ठीक है, H/2 पाई। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 × 1 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2, और H/, क्या आ जाएगा आपका 2 पाई। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछता है, बट बस थोड़ा सा ट्रिक बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, टोटल ऑर्बिटल्स इन n = 3 या n = 3 सेल में, तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे उसमें। मैंने अभी आपको बताया था ये क्या n² से निकलेगा। तो n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो फॉर्मूला आपका n², तो कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। और अगर वो इसमें क्या पूछ लेता आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो क्या कर लेते आप लोग, अभी बताया था हमने 2n² की बात कर लेते, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाता आपका, 18 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, ये पहले की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अगर कुछ बच्चों को वहां पे मतलब समझने में दिक्कत हो गई होगी, तो मैंने यहाँ पे एक पूरा बढ़िया तरीके से मॉडल बना के मैं लाया हूँ कि क्या होता है ऑर्बिट और क्या होता है आपका ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट क्या है, बोहर मॉडल ने इसकी बात करी। ऑर्बिटल की बात करी क्वांटम मॉडल ने, जो हमने अभी पढ़ा, ये क्वांटम नंबर, क्वांटम मॉडल है। ठीक है। तो इसमें तो सिंपल सा है, आपको पता है कि बीच में जो सन है उसी टाइप से क्या है, बीच में एक न्यूक्लियस है, और जो चारों ओर क्या है आपकी, क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इस टाइप से इनमें क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये तो कौन सा था, बोहर का मॉडल था। और ये एक 2D मॉडल था। कैसा मॉडल था, 2D। ये क्या होता है, प्लेनर होता है और सर्कुलर पाथ में चलता है। ठीक है। और इसमें क्या बोला था उन्होंने कि वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री होते हैं, वेल डिफाइंड क्या होती है, सेल होती है। ये था बोहर का मॉडल कि क्या, द जो ये लाइन दिख रही है आपको, अगर हम बात करें कि जो क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड में जो क्या होते हैं, सराउंडिंग में जो लाइन दिख रही है, जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेवल करता है, ये मूवमेंट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है। मतलब क्या, एक रीजन है, एक स्फीयर का रीजन है, तो 3 डायमेंशन रीजन इज स्पेस। अब ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कि कहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर का वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल बोलते हैं या ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है। ये लिखा हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90% क्लाउड में, कि क्या कितना होगा, कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑर्बिट क्या है, एक 2 डायमेंशन में होता है, जिसकी बात करी थी बोहर मॉडल ने। और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट ले रखा था वो क्वांटम मॉडल ने किया था। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन
मूव या इलेक्ट्रॉन ट्रेवल। जो सर्कुलर पाथ है क्या, इलेक्ट्रॉन के चारों, ये किसके चारों ओर, जो न्यूक्लियस है चारों ओर, उसके चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर ही थ्री डायमेंशन में वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है शेप्स एस एंड पी ऑर्बिटल का। फिर डी ऑर्बिटल की बात हम बाद में करेंगे। वैसे डी ऑर्बिटल मैंने इसमें लिया है कि हम शेप की बात कर लेते हैं, शेप्स के बारे में बता देते हैं कि एस और पी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है। तो एस ऑर्बिटल के लिए आपको पता है एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। इसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, कोई डायरेक्शनल नहीं होता है इसका, क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। और ध्यान रखना इसमें नोड क्या होते हैं, 1s में क्या होते हैं 0, और 2s में क्या होते हैं 1 नोड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोड याद रख लेना भाई। ये 1s में क्या होता है, कोई नोड नहीं होता, 2s में क्या होते हैं 1 नोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होता है, एल बराबर 1, ये एल की वैल्यू 1 होती है, उसके लिए क्या होता है, पी आता है ऑर्बिटल। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है, ये हमको सब कुछ पता है। 2px यानी कि जो x डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलेंगे 2px, जो y डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलेंगे 2py, और जो z डायरेक्शन में होगा इस टाइप से, अगर हम z की तो उसको क्या बोलेंगे 2pz की हम बात करेंगे। ये इधर नहीं होगा, ये वाई डायरेक्शन ही होगी, यहाँ होगा जी। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ जेड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया 2pz होगा। ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, किस डायरेक्शन के, अलोंग के एक्सिस डायरेक्शनल नेचर होता है। ऐसा पूछा जाता है कि एस पी डी में से क्या, एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, बाकी क्या होते हैं डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इनके तीन तीन ओरिएंटेशन में बनता है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो आपने जैसे यहाँ पे देखा होगा, ऐसा डब्बा कभी बनाया होगा आपने, बीएससी में बनाया होगा या एमएससी में बनाया होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीएक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पीवाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पीजेड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास डी ऑर्बिटल। एस और पी हमने पढ़ लिया है, डी ऑर्बिटल एंड नोडल एनालिसिस, ये मैं बात कर लेता हूँ। डी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, एल इक्वल टू टू के बाद एल इक्वल टू टू, और इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, डबल डम्बल शेप का होता है। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने, अगर मैं एक्सिस को डिफाइन कर दूं, एक्सिस को डिफाइन कर दूं, अगर मैं एक्सिस डिफाइन कर दूं, तो आपको आपने देखा होगा चार ऑर्बिटल इस टाइप से बनते हैं, ऐसे ही होते हैं। चार ऑर्बिटल क्या होते हैं, फोर ऑर्बिटल इसकी तरफ से बनते हैं, जिनका क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है, और ठीक है, ये चार ऑर्बिटल, और एक ऐसा वाला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये नॉन एक्सियल वाले जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स है। तो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ छोटा सा, कि ये कैसे बनेंगे। तो जो ये नॉन एक्सियल वाले इनको बना रहा हूँ मैं, तो ये क्या होंगे, एक्सियल पे नहीं होंगे, इस टाइप से। ठीक है, अगर आप इसको x ले लेते हो, इधर y ले लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका dxy हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक दूसरा बना देता हूँ मैं, दूसरा मैंने आपको सपोज करो यहाँ पे ऐसे, ये नॉन एक्सियल है, एक्सियल पे नहीं होते, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये y ले लिया और ये z ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा dyz हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे बनाया एक ऐसे बनाया, अगर मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ यहाँ पे z लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा dz या dxz हो जाएगा। ये तीन बन गए नॉन एक्सियल वाला। एक्सियल वाला मैं ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने सपोज पूरा एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, और ये ले लिया मैंने क्या, y, तो ये क्या बन गया आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। समझ में आ रही बात, ये क्या होता है एक्सिस पे होता है। और जो dz स्क्वायर होता है ये इस टाइप से बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, ऐसा डोनट देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा तो आपका एक ऑर्बिटल होता है, और इसके चारों ओर क्या होता है, क्या होती है, एक ऐसे छल्ले टाइप का होता है, जो एक्चुअल में दिखता है ऐसे डोनट शेप का दिखता है, तो ये डीजेड स्क्वायर होता है। लेकिन क्या होता है, ये बिल्कुल एक्सिस पे होता है, इसकी कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस पे होता है, तो इसलिए क्या इनको बोलते हैं एक्सीएल। किसको बोलते हैं, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्सीएल बोलते हैं। और नॉन एक्सीएल में क्या होता है, डीएक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगा आपके, कि कौन सा एक्सीएल पे होता है और कौन सा नॉन एक्सीएल पे होता है। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला यहाँ पे फिर से दे दिया है, कि रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड स्फेरिकल के लिए n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड जो होता है प्लेनर तो क्या होता है एल होता है, और टोटल नोड्स क्या होते हैं एन माइनस वन। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि रेडियल नोड पे भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, एन माइनस एल माइनस वन याद रख लेना, कुछ का नाम भले भूल जाना, ये याद रख लेना। और टोटल नोड्स पे इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने प्रीवियस ईयर काफी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, तो उन दोनों में इन दोनों से ही क्वेश्चन आ रखे हैं। एंगुलर नोड से जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, क्या पता आपके पास एग्जाम में पूछ ले,
कि क्या होता है एंगुलर नोड से, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में हमें पता है जो पहला क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में क्या है, जो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, शेप एंड नोड्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो पहले फर्स्ट उसमें आया था क्वेश्चन, उसमें क्या था हमारे पास में, नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3p ऑर्बिटल। अब मैंने अभी बताया था कि रेडियल नोड से क्वेश्चन पूछ सकता है 3p ऑर्बिटल में कितना। तो अब उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एन क्या बताया था हमने रेडियल नोड का, क्या बताया था, एन माइनस एल माइनस वन। तो एन की वैल्यू 3 है और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। आएगी नहीं आएगी, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3 में से एक गया 2 रहा, और फिर 2 में से एक गया तो कितना रह जाएगा आपका, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डी ऑर्बिटल हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस। अब ध्यान रखना कि किस कौन से ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस की होती है। अभी बताया मैंने कि क्या, ये एक्सियल वाले जो होते हैं वो दो ही होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर वाले की होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होती है। तो समझ में आ रही बात। ये सारे क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, ये बहुत सोच समझ कर तरीके से बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से भी बनाए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं या कहाँ पे घुमा सकता है थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अभी मैंने बताया शेप ऑफ एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, इसकी क्या कोई डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल शेप का होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। कौन सा वाला, कौन सा, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी क्या पी और डी क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन होगी कोई ना कोई। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है, मैंने एक क्वेश्चन वगैरह करवा दिए, अब आपके पास में आता है क्विक रिवीजन। कि रिवीजन में आपको क्या क्या करना है, क्या एक तो मैंने आज आपको होमवर्क दे रखा है, वो होमवर्क आप निकालोगे। अगर एन की वैल्यू 4 है तो क्या, उसके लिए चारों एक क्वांटम संख्या मैंने दे दिया आपको, एन की वैल्यू 4 दे दिया आपको, एल निकालना है, एम निकालना है और एस निकालना है। एक तो क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये याद रखने हैं, जो जो मैं लास्ट में क्विक रिवीजन में क्या है, आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद होना चाहिए, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दूसरा है क्वांटम नंबर की बात, कि सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 2n स्क्वायर। सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है, सेल में इतने हो सकते हैं और सब सेल में इतने हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा हमारा, तो मैंने अभी बताया था रूट एल, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल बराबर क्या होगा, रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। नोट्स में मैंने ये तीनों पॉइंट आपको बताया। रेडियल में क्या होगा, एन माइनस एल माइनस वन, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवाया। अगर एंगुलर पूछ लेता तो क्या वो एल के बराबर, टोटल नोट्स कितने होंगे, एन माइनस वन। शेप एस का बता दिया था स्फेरिकल, एस का स्फेरिकल, पी का क्या होता है डम्बल शेप होता है, डी का क्या होता है डबल डम्बल शेप होता है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, रिवीजन करने के लिए आपके पास में क्या, इनको रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक जो क्लास आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ठीक है, कि अबव का प्रिंसिपल क्या है, हुन्स रूल होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सेप्शनल वगैरह वाले मैं आपको बताऊंगा जो कल आएगी क्लास या नेक्स्ट जो क्लास आएगी। तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने ये बता दिया है कि इनको फाइंडिंग करने की एन एल एम एस फोर था, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। एक क्वेश्चन और, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम Na। ठीक है, तो इस पे आप क्या करोगे, एक बार इसको ट्राई करोगे। Na के लिए आपको क्या निकालना है, चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, चारों क्वांटम संख्याएं आपको निकालनी है। तो आज आपने सीख लिया है कि क्या, एक तो क्वांटम नंबर आपने सीख लिए हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने ऑर्बिटल की बात करी, ऑर्बिट की बात करी, और शेप्स ऑफ ऑर्बिट, शेप्स ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिटल है उनकी बात करी है। और एक हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। अगर आपको वीडियो जो सीरीज है अगर आपको सही लग रही है, जो वीडियो सीरीज मेरी मैं इस टाइम पे ये पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ऑल इंडिया के लिए बना रहा हूँ, मतलब जितने भी स्टेट हैं सब में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये सही लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन या कहीं पे कोई डाउट आता है, आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, या आप जैसे क्वेश्चन का आप आंसर देते हो, आप ये कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।
और कल हम इसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगर आपने ये वाली वीडियो आपको मिल गई तो इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, आप उनको भी पढ़ लीजिए। थैंक यू।